तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। बहुत सारे लोगों के आज मुझे दीपक बता रहे थे कि ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, बाकी जगह सोशल मीडिया पर लोगों का ये कहना था कि कुछ नाराज़ भी थे क्योंकि उनका मानना है कि सुशांत सिंह के साथ जो कुछ हुआ ये कत्ल है, हत्या है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मैं, किसी ने अपनी ही फैमिली में से कहा भी था मुझे कि हमारा काम जो रिपोर्ट जैसे हो रहा है उस रिपोर्ट को आप तक पहुंचाना, अपना फैसला सुनाना नहीं है। तो जो अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, जो पुलिस है या फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं जो वो बता रहे हैं, बस मैं वो आप तक पहुंचा रहा हूँ। इसमें अपनी तरफ से कोई अपना फैसला या मेरी सोच उसमें कहीं शामिल नहीं है। हाँ, सुशांत सिंह के करोड़ों फ़ैन की तरह मैं भी ये दिल से चाहता हूँ, दुआ करता हूँ कि जो भी सच हो वो सामने आए। और मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि ये कत्ल नहीं भी है और ख़ुदकुशी ही है, तो भी सुशांत सिंह को अगर ख़ुदकुशी करना पड़ा तो किन लोगों ने मजबूर किया? क्योंकि एक आम इंसान खुशी खुशी को इस तरीके का रास्ता और इतना बड़ा स्टेप नहीं उठाता है। जो अभी तक चीज़ें सामने हम लोगों के आ रही हैं, जिस तरीके से आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं इशारा करती हैं। सुशांत डिप्रेशन में भी हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो वो सच सामने आना चाहिए। खुदकुशी के लिए अगर किसी ने उकसाया है तो ऐसे लोगों को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। और जो वजह है, अगर उस वजह के लिए चाहे कितने भी बड़े नाम, चेहरे सामने हों, उनको कानून के कटघरे तक लाना चाहिए। तो ये मैं दिल से चाहता हूँ और मेरी कोशिश यही है कि इस पूरे मामले में ईमानदारी से जांच हो। कई लोगों का ये भी कहना था कि इस केस को सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। सीबीआई को सौंपने के लिए कुछ प्रोसीजर होते हैं, तरीके हैं। एक तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ये है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे, वहाँ के सीएम जो है उद्धव ठाकरे, वो रिकमेंड करें, उनकी होम मिनिस्ट्री रिकमेंड करे सेंट्रल होम मिनिस्ट्री को, तो फिर ये मामला सौंपा जा सकता है। सेंट्रल जो मिनिस्ट्री है वो अपने आप किसी भी केस को इस तरीके से खुद ही जांच शुरू नहीं करती है। या तो दूसरा तरीका ये है कि अदालत में जाए और अदालत ऐसा कोई फैसला सुनाए, तो ही मामला फिर बन सकता है। अभी फ़िलहाल शुरुआती स्टेज में है पूरी जांच, क्योंकि अभी तमाम लोगों से पूछताछ भी नहीं हुई। अभी वो जो डॉक्टर हैं उनसे भी अभी पूछताछ होनी है। डॉक्टर चावड़ा जो सुशांत सिंह के डिप्रेशन का इलाज कर रहे थे। फिल्म इंडस्ट्री के जो दिग्गज हैं जिनके ऊपर तमाम उंगलियां उठ रही हैं, चाहे वो करण जौहर हों, चाहे आदित्य चोपड़ा हों, सलमान खान हों, भंसाली हों, भट्ट हों, तो इन लोगों से भी अभी पूछताछ नहीं हुई है। अब ये पुलिस के ऊपर है कि वो कब करती है, कब इन लोगों को बुलाती है, पूछताछ करती है। कुल मिला के ये है कि दोनों ही सूरत में और जो भी हो सच सामने आना चाहिए। तो मैं, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, जो बाकी जो रिपोर्ट्स हैं, वो हूबहू मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों तक पहुँचाने की, बिना लाग लपेट के, बिना उसमें कुछ और जोड़े हुए जो कि फैक्ट्स के साथ ना हो। तो बस यही कहना चाहूँगा। और अभी तक जो भी मैंने आप लोगों के सामने रखी है वो वही चीज़ें हैं जो फैक्ट्स के साथ वहाँ से आ रही हैं। लेकिन इस एक चीज़ ने एक बड़ा सवाल खड़ा ज़रूर कर दिया है। सुशांत सिंह की मौत से मैं एक चीज़ पक्का यकीन के तौर पे कह सकता हूँ, आने वाले कम से कम कुछ वक्त के लिए फिल्म इंडस्ट्री में जो नेपोटिज्म चल रहा था, जो भाई भतीजावाद चल रहा था, ये आज से नहीं है, दशकों से है। मुझे लगता है आने वाले वक्त में कम से कम सुशांत सिंह की मौत इतना तो तय करके जाएगी कि अब कोई भी बड़ा प्रोडक्शन हाउस, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्म इंडस्ट्री को चलाने वाले चुनिंदा लोग, वो ऐसा कदम उठाते हुए 100 बार सोचेंगे। इसलिए कि एक तो इन लोगों के नाम सबके बेनकाब हैं, सब पे उंगलियां उठ रही हैं। और अगर फ्यूचर में आप टैलेंट को किनारे कर या एक आउटसाइडर को आप मौका देने की बजाय फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों और उनके बच्चों और भाई भतीजावाद करते हुए, वो लोग जो इतने, जिनके न चेहरे पे कोई भाव आती है एक्टिंग करते वक्त, न जिनको अदाकारी के बारे में कुछ जानकारी है, बस ये है कि मेरे माँ ये है, मेरे बाप ये है, तो आप उनके नाम पे अगर उन्हें मौका देते हैं तो शायद ये चीज़ें अब बहुत जल्दी खुल जाएंगी। तो ये मुझे लगता है एक बदलाव आएगा और यकीन है कि मुझे ये बदलाव आएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो बाहर के लोग हैं, दूर दराज से आते हैं सपनों की दुनिया में अपने सपने को पूरा करने के लिए, शायद ऐसे लोगों को अब ज़्यादा मौका मिले। बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से ही आवाज़ आ रही है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि जितनी भी आवाज़ आ रही है ज़्यादातर वो लोग हैं जो आउटसाइडर हैं, जो वहाँ पर आए, जिन्होंने अपनी कला से, अपनी मेहनत से, अपनी अदाकारी से फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाई, और वही लोग बोल रहे हैं। जिन लोगों पे, जिन घरानों पे, जिस प्रोडक्शन हाउसेस पे उंगलियां उठ रही हैं, वहाँ पे सब खामोशी है। तो ये बात समझी जा सकती है। अब सवाल ये है कि ये नेपोटिज्म, ये भाई भतीजावाद फिल्म इंडस्ट्री में क्या अभी की देन है?
क्या ये पहली बार हुआ है? क्या इससे पहले नहीं था? क्या इससे पहले बातें नहीं हुई? क्या इससे पहले उंगलियां नहीं उठी? लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हिंदी सिनेमा की अगर हम बात करें तो हिंदी सिनेमा का इतिहास 100 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है। 1913 में 1913 में पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र जो साइलेंट मूवी थी वो बनी थी, और उसके बाद अगले 10, 20, 30 साल तक उस वक्त जो फिल्में बनती थी वो कहानियाँ होती थी, समाज में जो कुछ हो रहा है वो चीज़ें दिखाई जाती थी, और कॉमर्शियल नाम की चीज़ें या उसको किस तरीके से पैसे कमाने हैं और बाकी चीज़ें हैं वो सब नहीं थी। बाद में पहली बोलती फिल्म आई आलम आरा, उसके बाद फिर लंबा इतिहास है, ब्लैक एंड वाइट से कलर पे भी आए। लेकिन उस ज़माने में भी जब ये फिल्में आई उस वक्त भी सुपरस्टार हुआ करते थे, लेकिन वो सभी लोग दूर दराज छोटी जगहों से आए थे, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। लेकिन तब ये नेपोटिज्म या भाई भतीजावाद नहीं था। अच्छी फिल्में बनाना, अच्छी फिल्मों में काम करना, अच्छी कहानियाँ होना, जो समाज में घट रही है उसको दिखाना, ये उस वक्त का मकसद था। तो फिल्म इंडस्ट्री बुरे रास्ते पे कब से चलना शुरू हुई, इसको लेके बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन कहते हैं कि 70 के दशक से इसकी शुरुआत हुई इस बुराई की। फिल्म इंडस्ट्री में तब तक किसी एक ख़ानदान, किसी एक उन सब का कोई रोल नहीं था, और उस वक्त फिल्में भी बड़ी सीमित बनती थी। टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें तड़क भड़क ये सब नहीं हुआ करती थी। बड़ी सादगी से, शराफत से फिल्में बनती थी। नाच गाना, आइटम, अच्छे खूबसूरत लोकेशन, विदेशों में शूटिंग, ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। 3 चीज़ों ने फिल्म इंडस्ट्री को बदली, और ये 70s के आसपास की बात है। पहली, जब फिल्मों ने अब थोड़ा सा तरक्की करना शुरू किया हॉलीवुड की तरह, और लगा कि अब टेक्नोलॉजी नई नई आई है, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, ब्लैक एंड वाइट से अब कलर पे आ ही चुके थे, कैमरा और वो बाकी सारी चीज़ें अच्छी आने लगी, लाइटिंग अच्छी आने लगी, लोकेशन पे सोचना शुरू किया गया, और तब फिल्मों का अचानक बजट बढ़ना शुरू हुआ। उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग पंजाब से आए, एक 50s 60s की बात थी, लेकिन तब तक उनको उतना हावी होने का मौका नहीं मिला था। लेकिन जैसे जैसे फिल्म ने तरक्की करनी शुरू की तो पंजाब से बहुत सारे लोग आए, एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, और इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में धीरे धीरे अपना पैर जमाना शुरू किया। वक्त बीतता रहा, इन लोगों ने वहाँ पे अपनी एक ज़मीन तैयार की, इन्हें कामयाबी मिली, और करीब 50-60 के बाद अपनी पैर जमाते जमाते 70 का दशक आता है, और ये सब फिल्म इंडस्ट्री में एक तरह से बड़े होते गए। उसके बाद फिल्म का दायरा भी बढ़ा, 70 mm से लेके बाकी चीज़ें आनी शुरू हुई, पैसे ज़्यादा लगने लगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा। तो वहाँ से अब इन्हीं लोगों के, जो ख़ास तौर पर पंजाब और पंजाबी थे जो पहुँचे फिल्म इंडस्ट्री में, उनका दबदबा शुरू हो गया। चाहे वो जौहर हों, चाहे वो चोपड़ा हों, चाहे वो कपूर हों, चाहे वो खान हो, और वहीं से धीरे धीरे एक लॉबी बननी शुरू हुई। अपने लोगों को काम दिलाना, अपने लोग अगर मुश्किल में हैं तो उनको ऊपर उठाना, ये सारी चीज़ों की एक शुरुआत होती है। और कहते हैं कि इस शुरुआत के पीछे जो सबसे बड़ा नाम है उस वक्त नेपोटिज्म में, ये फिल्म इंडस्ट्री में जितने पुराने राइटर हैं, जितने लोग हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो एक ही नाम लेते हैं, और वो एक नाम है राज कपूर। कपूर ख़ानदान फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा मकाम हासिल कर चुका था। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, उसके बाद आप नीचे आना शुरू हो जाइए, शशि कपूर, रणधीर कपूर, देन फिर ऋषि कपूर, उसके बाद करीना कपूर, करिश्मा कपूर, रणबीर कपूर। कपूर ख़ानदान के बारे में यह है कि जब, और राज कपूर फिल्म इंडस्ट्री के पहले और सबसे बड़े शोमैन माने जाते थे। शोमैन का मतलब ये होता है जिनकी जब फिल्में लॉन्च हो तो एक बड़े पैमाने पर उसको प्रमोट किया जाए, एक बड़े पैमाने पर पार्टी होती थी, उसमें अनाउंसमेंट होता था। और कपूर फैमिली सबसे मजबूत फिल्म इंडस्ट्री का पहला परिवार माना गया। लेकिन इस परिवार की एक खासियत ये थी कि कपूर फैमिली में जहाँ से नेपोटिज्म और भाई भतीजावाद की शुरुआत हुई, वो ये है कि बाहरी लोगों को, आउटसाइडर को, बड़े टैलेंटेड जो लोग थे उन्हें कम मौका मिला। कपूर घराने की फिल्म में
सबसे ज़्यादा कपूर घराने के ही लोगों ने काम किया। नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लिस्ट कहाँ जाके ठहरती है। मतलब इनका ये था कि जो इस कपूर फैमिली में जो पैदा हुआ उसको बाहर किसी के और किसी धंधे के बारे में, किसी और काम के बारे में सोचना नहीं है। या तो वो फिल्म में एक्टिंग करेगा, या डायरेक्शन देगा, या स्क्रिप्ट लिखेगा, या फिर प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्शन का काम संभालेगा, एक्टिंग कर लेगा, मतलब कुछ भी करेगा, लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री में करेगा। और ये एक हो गया कि आप कपूर ख़ानदान में पैदा हुए हैं तो इसका मतलब है कि फिल्म आपकी पपौती है और आपको फिल्म इंडस्ट्री में ही सब कुछ करना है। और ये सिलसिला पृथ्वीराज कपूर से लेकर राज कपूर, फिर शशि कपूर, रणधीर कपूर, राजीव कपूर, ऋषि कपूर, रणबीर कपूर, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, ये चला और आने वाले टाइम में भी हो। ऐसा भी नहीं, इनमें से बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर, टैलेंटेड एक्टर, डायरेक्टर ये भी हुए, ये एक दूसरा पहलू भी है। लेकिन इल्ज़ाम ये लगता रहा कि कपूर फैमिली ने कभी भी अपने ही जो परिवार के लोग हैं उनको ज़्यादा प्रमोट किया। ये शुरुआत हुई। अब सिर्फ यहाँ तक नहीं थी बात एक्टिंग और इसकी, बल्कि म्यूज़िक डायरेक्टर को लेकर भी तमाम चीज़ें हुई कि उस वक्त हर एक जो ऐसे बड़े होते थे इन सब के अपने अपने फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर। कोई नया म्यूज़िक डायरेक्टर आया तो उसको काम नहीं मिलना। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बड़े ज़बरदस्त म्यूज़िक डायरेक्टर की जोड़ी रही है, जिनके नाम शायद सबसे ज़्यादा फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड है एक म्यूजिशियन के तौर पर। मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था उनका, यूट्यूब पे ही है। उस इंटरव्यू में लक्ष्मीकांत या प्यारेलाल में से कोई एक थे, जो एक की तो मौत हो चुकी है, एक अभी जिंदा है। तो उन्होंने बताया, एक कहानी बताई, और ये देखिए इसी से जाकर जुड़ती है कि वो बिल्कुल नए नए आए थे, एकदम यंग दोनों लड़के थे, अपनी फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमा रहे थे। और फिर उन्होंने उस वक्त दोस्ती जैसी फिल्म में म्यूज़िक दिया जिसके लिए उनको अवार्ड मिला था। तो जब ये म्यूज़िक डायरेक्टर दोनों थे और उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर ऑलरेडी पहले से थे, राज कपूर के जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे फेवरेट, वो शंकर जयकिशन थे। और शंकर जयकिशन के साथ राज कपूर ने करीब 20 फिल्में की। कहते हैं कि जब मेरा नाम जोकर फिल्म जब उतनी बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली जितनी उम्मीद थी, और राज कपूर ने पूरे पैसे उसमें लगा रखे थे, तो उस वक्त वो फ्लॉप की कैटेगरी में आया था और इससे बड़ा दिल टूटा था। तब राज कपूर ने फैसला किया था कि अब नई जनरेशन को लेके उनके सामने एक नई कहानी के साथ एक नई फिल्म बनाते हैं, और साथ में उनको अपने बेटे को लॉन्च भी करना था। और वो बेटा था ऋषि कपूर। फिल्म थी बॉबी। हीरोइन बाहर से ली गई, डिम्पल कपाड़िया, और ये फिल्म लॉन्च हुई। अब उसमें यह था कि ये फिल्म चूंकि एक लव स्टोरी है तो इसके लिए एक म्यूज़िक डायरेक्टर चाहिए था। तो हर एक मान के चल रहा था कि शंकर जयकिशन म्यूज़िक देंगे। लेकिन राज कपूर का यह था कि ये फिल्म उनकी अब तक जो भी फिल्म बनाई थी, जिस ढर्रे पे बनाई थी, वो फिल्म इससे अलग है, और ये फिल्म बिल्कुल एकदम नए तरीके से बनानी है, ताकि उसमें ये लगे ही नहीं कि ये राज कपूर टाइप छाप की कोई फिल्म है, चाहे वो आवारा हो, 420 हो, आपके मेरा नाम जोकर हो, बरसात हो। तो वो ये एक एकदम नए लड़के लड़की को लेकर फिल्म बना रहे थे। तब पहली बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को पता चला कि किसी ने कहा एक पार्टी में कि राज कपूर को एक म्यूज़िक डायरेक्टर की ज़रूरत है, तो वो ढूंढ रहे हैं कोई टैलेंटेड। तो दोनों हंसे और उन्होंने कहा कि क्या बात करें, राज कपूर साहब को डायरेक्टर की ज़रूरत है, म्यूज़िक डायरेक्टर की। शंकर जयकिशन है, उनके अलावा और कौन गा सकता है, कौन म्यूज़िक दे सकता है। बोले नहीं, वो हमको अपनी फिल्म के लिए उनको एक एकदम बिल्कुल नया चाहिए, अलग से। तो इन दोनों को यकीन नहीं हुआ। फिर भी जिसने कहा था उसने कहा एक बार बात करो। फिर उन्होंने बात की और राज कपूर ने फिर उनका कुछ धुन वुन दिए, सुने और इनको सिलेक्ट किया। तो उस इंटरव्यू में ये कहा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में से किसी एक ने कि उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं था कि एक मतलब शंकर जयकिशन जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर से हटकर एक हमारे जैसे न्यू कमर को राज कपूर, जिनको म्यूज़िक और कहते हैं संगीत की सबसे ज़्यादा समझ थी, जो ऐसे डायरेक्टर थे, वो मौका देंगे। और वो मौका दिया और फिर वो बॉबी फिल्म आई और उसके सारे गाने हिट, फिल्म फेयर अवार्ड मिला और उसके हर एक गाने सुपर डुपर हिट थे। तो उस वक्त की ये बात आज होती है कि सिर्फ बात एक्टिंग और अदाकार नहीं, हर फील्ड में, चाहे वो म्यूज़िक डायरेक्टर हो, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटर हो, सभी के साथ ऐसा होता है क्योंकि खेमाबंदी है। तो उस वक्त राज कपूर साहब के अपना एक फेवरेट डायरेक्टर थे, उसके अलावा वो किसी को काम नहीं देते थे। लेकिन ऋषि कपूर को लॉन्च करना था, उसी हिसाब से नौजवान, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी उस वक्त एकदम यंग नौजवान, तो उस हिसाब से उनको रोमांटिक इस तरीके के गाने चाहिए थे जो एक नई पीढ़ी का कोई कर सकता था, और वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को इसलिए संगीत दिया गया। तो ये है किस तरीके से यहाँ सारी चीज़ें होती हैं। तो राज कपूर वो पहले शख्स थे जिनके ऊपर
ये हुआ कि ये सिर्फ कपूर ख़ानदान को ही ये लोग बढ़ावा देते हैं और बाहर के लोगों को ये फिल्में नहीं देते। और वो फिल्में और नाम देखकर इसमें कोई हिडन सीक्रेट नहीं है, आप आसानी से पता कर सकते हैं। करीब 4 पीढ़ियों से कपूर ख़ानदान फिल्म इंडस्ट्री में है और फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। हालांकि एक अच्छी बात भी है क्योंकि उसमें बहुत सारे अच्छे लोग भी आए, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि बाहर में इस दौरान में बहुत सारे 4 पीढ़ियों के दौरान में ऐसे टैलेंटेड एक्टर एक्ट्रेस और भी लोग आए, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला इस बैनर के तले। इसी तरह कपूर साहब के बाद अगर राज कपूर की बात करें तो फिर जो खेमाबंदी हुई उस वक्त चोपड़ास, यश चोपड़ा, बी.आर. चोपड़ा, इनका भी नाम आता है कि इनके सारे ख़ास पूरी वो थी, एक लॉबी थी जिसके ज़रिए ये लोग फिल्में बनाते थे। एक और नाम जो हम इन सब सारी चीज़ों में हम लोग भूल जाते हैं, कई बार भी हम लोग सलमान खान का नाम लेते हैं और दबंग और कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में सलमान खान, कहते हैं कि ऐसा ही कुछ जलवा उस वक्त कि किसी को फ़ोन करके फिल्म में काम मिलना है, नहीं मिलना है, रोकना है, नहीं को रोकना है, फिरोज़ खान एंड ब्रदर्स का था। फिरोज़ खान, संजय खान, अकबर खान, कहते हैं कि ये लोग जब फिल्म इंडस्ट्री में आए तो इनका बड़ा दबदबा था, बल्कि इनका बड़ा हवा भी था। और उस वक्त भी ये सारी चीज़ें चल रही थी कि कौन क्या कैसे काम करेगा, तो उसमें इन लोगों के भी बड़े, तो जब खान बोलते हैं तो ये शाहरुख खान और आमिर खान, सलमान खान, ये तो अभी 20 साल 25 साल पुरानी बात है। असली जो खान वाली बात आती है ये फिरोज़ खान एंड फैमिली की आती है। इसके अलावा फिर जो कैंप बनना शुरू हुआ, जो नेपोटिज्म की बात आई, राज कपूर साहब से सिलसिला शुरू हुआ, चोपड़ास तक पहुंचा, उसके बाद जौहर, यश जौहर, अब करण जौहर जो सबसे ज़्यादा इस वक्त लपेटे में है, भट्ट, महेश भट्ट का भी अपना एक पूरा कैंप है। उस कैंप से बाहर बहुत वो कम जाते हैं और इमरान हाशमी उनके अपने भांजे ही हैं। फिरोज़ खान लगभग सभी उनके जो भाई हैं सबको फिल्म इंडस्ट्री में घुसाया, फिर बेटा फरदीन खान भी आया, लेकिन तमाम अच्छे और बड़े लॉन्च के बावजूद फरदीन खान की नसीब नहीं चली किस्मत में, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे बड़े बाप के बेटे, फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार के बेटे हों तो आप भी वही रुतबा कायम करें। ऐसा होता नहीं, क्योंकि आखिरी फैसला दर्शक करती है जो फिल्म देख के पसंद करती है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल आप अमिताभ बच्चन का भी ले सकते हैं। अभिषेक बच्चन, जिस तरीके से रिफ्यूजी में लॉन्च किया गया, सब कुछ हुआ, उस वक्त कंपेरिजन किया गया, अमिताभ जैसा ही लुक है, हाइट है, सब कुछ है, लेकिन कहाँ अमिताभ बच्चन का करियर और कहाँ अभिषेक बच्चन का, ये हम सबके सामने है। इसी तरीके से राकेश रोशन, राजेश रोशन, इनकी फैमिली में भी हमेशा ये कहा गया कि इन्होंने बाहर के लोगों को कभी सपोर्ट नहीं किया और ये सब अपने ही लिए फिल्में बनाते रहे। ऋतिक रोशन इनके बेटे हैं, राजेश रोशन म्यूज़िक डायरेक्टर, बोनी कपूर, सलमान खान नहीं है, फरहान अख्तर, जावेद अख्तर साहब के बेटे हैं, करण जौहर, यश जौहर के आपको पता ही, बी.आर. चोपड़ा और यशराज चोपड़ा से लेकर अब आदित्य चोपड़ा जिन पे भी उंगली उठ रही है, ये सारे लोग पिछले इनके ख़ानदान की 2-3 पीढ़ियों से फिल्म इंडस्ट्री में और 2-3 पीढ़ियों से ये लोग उन्हीं लोगों को काम दे रहे हैं जिनको ये काम देना चाहते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सिर्फ आज की नहीं, ये 60-70 के दशक में शुरू हो चुकी थी, जो आज तक चल रहा था। हालांकि ये भी कह सकते हैं कि हम बहुत सारे हर इंडस्ट्री में है, मीडिया में भी होगा और भी जगह पे है, तो ये भी फैक्ट है कि है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में चूंकि बात अब इसलिए हो रही है क्योंकि सुशांत सिंह की मौत की वजह से हो रही है। कुल मिला के फिल्म इंडस्ट्री में ये है कि अगर आपके पिता, पापा, दादा ये लोग फिल्म इंडस्ट्री में हैं तो फिर, या फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी लाइन क्लियर है कि आपको फिल्म में काम करना है और फिल्म इंडस्ट्री में आपको लॉन्च भी किया जाएगा। जो एक बाहर से आए हुए लोगों को जो मौका नहीं मिलता है वो आपको ज़रूर मिलेगा। अब एक चीज़ और हम लोग वही है कि ये चीज़ें अब बात कर रहे हैं, कई ऐसी फिल्में लॉन्च हुई एक्टर को लेकर। जैसे मुझे याद है अभी रिफ्यूजी जब लॉन्च हुआ था, जेपी दत्ता की फिल्म थी, तो उसके बड़े उस वक्त शोर हंगामा, अमिताभ बच्चन का बेटा आ रहा है, क्या होता है, एक जिज्ञासा भी थी, सब कुछ। असल में फिल्म इंडस्ट्री का एक पुराना रिवाज है, ये जो सारी लॉबीज़ जो है और जो फिल्म घराने से हैं जिनका राज चलता है बॉलीवुड पर, ये जब फिल्म स्टार के बेटे या बेटी लॉन्च होते हैं तो इसको बड़ा बना दिया जाता है। हमें लगता है कि अरे ये चीज़ें, लेकिन वो सब प्लान्ड होता है और प्लान करके बनाया जाता है। और आप अक्सर देखेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री के बच्चों को लॉन्च कौन कौन करता है। मैं भी थोड़ी सी इसमें आपको लिस्ट ही खाली बता देता हूँ।
जैसे आप श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी अभी जानवी कपूर लॉन्च हुई थी, डेविड धवन के बेटे वरुण धवन लॉन्च हुए थे, सैफ अली खान अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान लॉन्च हुई थी, जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ लॉन्च हुए थे, हालांकि टाइगर श्रॉफ का मैं फ़ैन भी हूँ, अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन कपूर, हालांकि वो अभी चले नहीं, चंकी पांडे की बेटी अन्या पांडे, शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर, सनी देओल के बेटे करण देओल, तो ये सारे लॉन्च हुए। अब कमाल देखिए कि इससे भी और आसान हो जाएगा तस्वीर को समझना, किन किन लोगों ने लॉन्च किया किस किस को, और इनमें से जो नाम आते हैं, चाहे वो करण जौहर हो, सलमान खान हो, यशराज फिल्म हो, संजय लीला भंसाली हो, इन सब ने स्टार के बच्चों को लॉन्च किया और इनके प्रोडक्शन हाउसेस ने। कैसे? संजय लीला भंसाली का नाम ले लीजिए, इन्होंने 2 बड़े स्टार सन और उनकी बेटी को लॉन्च किया। फिल्म याद होगा आपको सांवरिया, सोनम कपूर थी और रणबीर कपूर, एक राज कपूर घराने से और एक अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर। सांवरिया फिल्म संजय लीला भंसाली ने जो लॉन्च किया, इन 2 स्टार पुत्र और पुत्रियों को लेकर लॉन्च किया। सलमान खान की अब बात करते हैं, इनके जीजा हैं आयुष शर्मा, इन्होंने अपने जीजा को किया, फिल्म आई थी आपने देखा होगा। इसके अलावा महेश मंजरेकर की बेटी, महेश मंजरेकर बड़े अच्छे डायरेक्टर जिनकी वो संजय दत्त वाली फिल्म थी, मेरी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म से एक है, नाम भूल रहा हूँ इस वक्त, लेकिन संजय दत्त थे उसमें। तो महेश मंजरेकर की जो बेटी साई मंजरेकर, उनको लॉन्च किया। मोहनीश बहल की बेटी, मोहनीश बहल सलमान खान बहुत पुराने और अच्छे दोस्त हैं, उनकी बेटी प्रनूतन बहल को लॉन्च किया। आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को हीरो में लॉन्च किया। सुनील शेट्टी की बेटी आर्या शेट्टी, इनको भी लॉन्च किया। तो ये सारे वो हैं जिनको सलमान खान और उनके प्रोडक्शन की कंपनी ने इन स्टार के बेटे और बेटियों को लॉन्च किया। यशराज फिल्म्स के आइए, बोनी कपूर के जो बेटे अर्जुन कपूर, उसको लॉन्च किया। प्रियंका चोपड़ा की जो चचेरी बहन है परिणीति चोपड़ा, उसको लॉन्च किया। अनिल कपूर के जो रिश्तेदार हैं अभी रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण के पति पादुकोण के, उनको लॉन्च किया। ये सब यशराज फिल्म लॉन्च किया। इसके अलावा आइए, करण जौहर, आलिया भट्ट, वरुण धवन, अनन्या पांडे, ईशान खट्टर जो पंकज कपूर के बेटे हैं, इसके अलावा श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी जानवी कपूर, इन लोगों को लॉन्च किया। ये सब करण जौहर ने किया। तो कुल मिलाकर अगर ये सारी चीज़ें और ये सारे फैक्ट्स जब देखते हैं तो फिर लगता है कि वाकई फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे घराने हैं, कुछ ऐसी फैमिली है जिसने सारा सब कुछ अपने सामने रखा हुआ है, और ये वही जिसको चाहते हैं लॉन्च करते हैं, बड़े पैमाने पे लॉन्च करते हैं। तो ऐसे में फिर सुशांत सिंह जैसे एक्टर जो आते हैं वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री में हैं, टीवी से आते हैं, स्ट्रगल करके आते हैं, वो कहाँ जाए। जबकि एक्टिंग की बात करें तो इसी फिल्म इंडस्ट्री में तमाम लोग तारीफ करते हैं सुशांत सिंह राजपूत की, गजब एक्टर हो, वाकई क्या एक्टिंग की है सुशांत सिंह ने, चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वो MS धोनी हो, और चाहे वो इवन PK में छोटा सा उसमें रोल है उनका, एक सरफराज का पाकिस्तानी, लेकिन उसमें भी वो अपना छाप छोड़ के जाते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर मौका नहीं मिले, अब यही थोड़ा सा आप अंदाज़ा लगाइए कि चाहे वो रामलीला हो, चाहे बाजीराव मस्तानी हो, इसी में अगर रणवीर सिंह की जगह सुशांत सिंह होते, ये फिल्म सारी दोनों बॉक्स ऑफिस पे हिट हो गई है, तो फिर ये फिल्म का ग्राफ और कहाँ होता अगर अदाकारी और एक्टिंग के हिसाब से हम जाते हैं। तो फिर बात वही होती है कि अगर ये भाई भतीजावाद चलेगा, इतनी लंबी चौड़ी आपको मैंने स्टार पुत्र और पुत्रियों की लिस्ट दे दी, जिनको सारे वहीं के फिल्म घराने के लोग ही बड़े बड़े सब लॉन्च करते हैं, ये जितने भी हैं, ये सब मेरा एक मानना है कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है, आउटसाइडर बहुत सारे अच्छे अच्छे टैलेंटेड डायरेक्टर हैं, वो लोग या दूसरा प्रोडक्शन हाउस इन स्टार के बच्चों को क्यों नहीं लॉन्च करता है। टैलेंट है, आखिरी फैसला तो आखिरी भगवान जो है वो तो दर्शक है, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म पिटनी है या हिट होनी है वो तय करता है। तो फिर क्यों नहीं गुमनाम डायरेक्टर या बाकी जो और टैलेंटेड लोग हैं वो क्यों नहीं डायरेक्ट करते हैं, क्यों ऐसे बड़े बैनर की ज़रूरत होती, क्यों बड़े बड़े स्टार जो ऑलरेडी वहाँ पे एस्टेब्लिश हैं डायरेक्टर, उनके ज़रिए फिल्म इंडस्ट्री के बच्चों को ही लॉन्च करवाया जाता है। इसलिए ताकि उनके फ्यूचर को सेव किया जाए, सिक्योर किया जाए। और फिर खेल यहीं तक नहीं होता है, इसके बाद होता है जब अब अवार्ड फंक्शन होता है, चाहे वो फिल्म फेयर हो, बाकी उसमें हो, उसमें कोशिश ये होती है कि जो स्टार के बच्चे लॉन्च हो रहे हैं उनको किसी ना किसी कैटेगरी में घुसाया जाए। इसलिए बहुत सारे नए नए आपके कैटेगरीज भी बना दिए गए
बेस्ट न्यू कमर, बेस्ट डेब्यू और ये सारी चीज़ें। और उसमें भी खेल होता है, उसमें ये होता है कि एक बड़े घराने का कोई बच्चा है फिल्म इंडस्ट्री का और एक बाहर से आया जैसे सुशांत सिंह राजपूत जैसे, दोनों एक साथ लॉन्च कर रहा है, एक को बाहर कर दिया जाएगा बिना बताए हुए बेस्ट डेब्यू में, दूसरे को रख लिया जाएगा। भैया ये नाइंसाफ़ी क्यों? इसलिए कि उससे फिर आपको माइलेज मिलता है, फिर आपको पब्लिसिटी मिलती है, बताया जाता है यार ये लॉन्च हुआ, देखो इतना बड़ा, फिर आते ही अवार्ड भी ले गया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं माने रखती हैं और इसीलिए ये सारे अवार्ड फंक्शन भी एक तरह से फिक्स ही होते हैं। और ख़ास तौर पर चूँकि अब आपने हर अवार्ड फंक्शन में देखा होगा, बड़े बड़े स्टार आकर स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, वो क्या फ्री में करते हैं? कई चीज़ें होती हैं उसमें, कई सारे गिव एंड टेक्स होते हैं। ये सारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर की सच्चाई है जो बाहर, ऐसा भी नहीं कि बाहर नहीं आती, ओपन सीक्रेट है, लेकिन किसको पड़ी है इन सब बारे में सोचने की या कुछ कहने की या करने की? फिल्म इंडस्ट्री में लोग लेकिन जो जाते हैं वो सब जानते हैं। बहुत सारे इसलिए खामोश रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यार इसी कुएं में रहना है, क्या दुश्मनी लेना, फिल्में भी नहीं मिलेंगी, काम भी नहीं मिलेगा, वरना एक से एक बड़े बड़े अदाकार आए, उरूज पे पहुँचे, फिर उनका हश्र क्या हुआ? तो यहाँ पे यही है कि ये जो आपने पूरा घराना है, इनका जो कब्जा रहता है, इससे आप बैर नहीं ले सकते। एक हाल में मैं इंटरव्यू और पढ़ रहा था, मोहम्मद रफ़ी का वो इंटरव्यू, मतलब मोहम्मद रफ़ी के बारे में वो इंटरव्यू था और वो इंटरव्यू दे रहे थे महेंद्र कपूर के बेटे, बल्कि महेंद्र कपूर, और वो भी थे। तो एक जगह पे उन्होंने बताया था, जब लास्ट की बात है, कि एक बार महेंद्र कपूर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने ये कहा कि यार क्या मैं गाना भूल गया हूँ या मेरे अब सुर ताल अच्छे नहीं हैं? तो महेंद्र कपूर के गुरु थे मोहम्मद रफ़ी, महेंद्र कपूर को गाना सिखाया मोहम्मद रफ़ी ने, और उनके पिता महेंद्र कपूर के लेकर घर गए थे मोहम्मद रफ़ी की, वो भी एक लंबी कहानी है। तो वो हमेशा उनको फॉलो किया और वो उनको अपना गुरु माना मोहम्मद रफ़ी को, महेंद्र कपूर ने। तब उन्होंने कहा कि पंजाबी और उस तरीके की लैंग्वेज में उनका वो बातचीत कर रहे थे कि क्या मेरी आवाज़ ख़त्म हो गई, मुझे गाना नहीं आता, या मेरे गले में कुछ हो गया? तो उन्होंने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा यार मुझे आप आजकल कोई काम नहीं देता। तो ये बात आई गई हो गई थी, ये बहुत लास्ट की थी। उसके बाद खैर फिर उनको दोबारा काम मिला था, लेकिन वो एक फेज़ आया था। तो उस वक्त भी म्यूज़िक इंडस्ट्री में और कुछ फिल्मी घरानों में एक लॉबी काम कर रहा था और वो चाहता था, और उसमें एक्टर भी थे जो चाहते थे कि एक पर्टिकुलर म्यूज़िक डायरेक्टर म्यूज़िक दे और एक पर्टिकुलर सिंगर गाए। तो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि आज से है, ये पहले से है। बस फ़र्क ये है कि एक सुशांत सिंह की मौत ने हम सबको झकझोर दिया, इसलिए हम सारी आज बातें कर रहे हैं। वरना ध्यान से आप जो मैंने आपको नाम आज बताए हैं, जिस कौन कौन किसको लॉन्च किया गया, कैसे लॉन्च किया गया, और इनके अंदर कितने, ऐसा नहीं है कि सारे स्टार के जो बच्चे या फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से हैं वो सारे नाकारे हैं और उनमें कोई टैलेंट नहीं है। इनमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जगह बनाई, मेहनत से बनाए, उनके काम की तारीफ भी हुई है। लेकिन जो बाहर से आते हैं वो सारे भी नाकारे नहीं हैं, उसमें बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं और इन तमाम कोशिशों के बावजूद बहुत सारे लोगों ने जगह बनाई है। इरफान खान लगातार स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन बॉलीवुड में हिंदी फिल्मों से उनका पहले नाम नहीं बना, बल्कि पहली फिल्म जो थी एक हॉलीवुड के डायरेक्टर ने जो उनकी फिल्म ली, वो उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, 2002 में जो रिलीज़ हुई थी, तो हॉलीवुड से उनका नाम यहाँ पे आता है मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में, और कह रहे ये तो बड़ा अच्छा एक्टर है। और उनकी असली पहचान तो विदेशी जो फिल्में थी वहाँ, उसके बाद फिर यहाँ आने के बाद काम मिला, तब लगा कि नहीं ये तो यार हॉलीवुड की फिल्मों में काम करता है, इसका मतलब ठीक ठाक एक्टर है। प्रियंका चोपड़ा को शुरू में इसी तरीके से, क्योंकि वो आउटसाइडर थी, लेकिन प्रियंका चोपड़ा मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड बनी थी, उसके बाद आई, लेकिन उन्हें भी प्रॉब्लम आई थी और तब उन्होंने भी कुछ हॉलीवुड की फिल्मों में काम किया और उनकी माँ उनके साथ लगातार थी और फिर एक बाद में अपनी एक जगह बनाई और तब जाके, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आपको अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ले लीजिए, इसके अलावा आप जो बाकी बहुत सारे एक्टर हैं, के मेनन को ले लीजिए आप, तो ऐसा नहीं है, बाहर से आकर भी लोगों ने अपनी जगह बनाई है। अनुपम खेर को ले लीजिए आप, इन्होंने भी अपनी जगह बनाई है। गज़ब, आप इनकी सारांश और बाकी फिल्में देखें तो दोनों चीज़ें हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी जितने ऐसा है कि जो लॉन्च किया कि वो सब बेकार है, उनको कुछ नहीं, ये भी गलत है, लेकिन जो बाहर से आया वो सब बेकार और कूड़े हैं, ये भी सरासर गलत है। सिंपल सा ये है कि देखिए, जो जिसको काम आता है उसको ईमानदारी से अगर मौका, फिल्म में कोई एक फिल्म लॉन्च होती है तो वहाँ पे ये होता है कि किसको क्या कास्ट करना है, ये उस रोल के हिसाब से तय होना चाहिए कि ये बेहतर कर सकता है,
ये वाला जो कैरेक्टर है ये फलाना एक्टर बेहतर कर सकता है। लेकिन जैसे ही आपके दिमाग में ये है कि हमारे इर्द गिर्द में ये 10 चेहरे, ये फिल्म स्टार के बच्चे हैं, ये सारे फिल्म स्टार से जुड़े हुए लोग हैं, इन्हीं को रखना है, तो फिर कहानियाँ भी उसी तरीके से तोड़ मड़ोड़ के आप पेश करेंगे, उसी तरीके से सारी सिचुएशन भी आप क्रिएट करेंगे, वो बेईमानी हो जाती है एक फ़िल्म के साथ। एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए एक ज़रूरी है कि उस अच्छी फिल्म को जब बनाए तो जो कहानी लिखे उस कहानी के हिसाब से वो कैरेक्टर हो, जो कैरेक्टर इंसाफ कर सके अपने रोल के साथ। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि आजकल फिल्मों में पैसा बहुत इन्वॉल्व है। अब तो 1998 में फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया हमारे हिंदी फिल्म को, तो उसके बाद से और चीज़ें लगी थी बदलेंगी, प्रोफेशनलिज्म आएगा, बहुत सारे स्टूडियोज़, विदेशी स्टूडियोज़ वो भी अब यहाँ पे आ गए। लेकिन आज भी ये है कि कुल मिला के एक कोठरी है, एक सेटिंग है, ये इस खेमे से एक को अगर कोई मिलता है प्रोजेक्ट तो सबसे पहले वो अपने लोगों के बारे में सोचना शुरू करता है कि अच्छा फलाना फलाना कलाम, वो सेटिंग, उसके बाद फिर बाकी देखेंगे। यही चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और यही चीज़ें बहुत सारे उभरते हुए जो अदाकार है, एक्टर हैं, उनकी ज़िंदगी को ख़राब कर देती है। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म इंडस्ट्री की, जो जितनी मैंने रिसर्च करके कोशिश की आप लोगों तक पहुंचाऊं। कल फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।